Okay, so am I audible? Yes, sir. Okay, sorry for the disturbance. पावर कट हो गया था. Okay, शेयर हो रहा है. Yes, sir. देखो तो सेकेंड डेरिवेटिव हम कर रहे थे, तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए ये तीनों टर्म तो अभी पहला जो था वो तो रहेगा ही, इनटू मल्टीप्लाई. अब फिर ई के जो पावर में है टर्म उसका फिर डेरिवेटिव करो, फिर क्या आएगा देखो तो, पावर में क्या आई और क्या है के एक्स में से क्या आ जाएगा के 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 और ओमेगा टी में से कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. और फिर क्या लिख देंगे, ई जो है वो सेम टू सेम, ई पावर में आई ब्रैकेट में क्या है के एक्स माइनस ओमेगा टी. ओमेगा टी. वेरी गुड. इज इक्वल्स टू आई इंटू आई इज माइनस आई स्क्वायर आई स्क्वायर इज -1. तो -1 लिखना या माइनस लिखना ही सेम थिंग, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हूँ. और k इंटू के इज के स्क्वायर ए ई आई ब्रैकेट में क्या है के एक्स माइनस ओमेगा टी. टेल मी, मैं इसको क्या, इतने टर्म को क्या लिख सकता हूं, साई. तो माइनस के स्क्वायर साई लिखने में मुझे कोई दिक्कत है? मैं लिख सकता हूं ये. Yes, sir. नाउ टेल मी, टाइम के साथ हमने कितनी बार डेरिवेटिव किया? एक बार. 1 टाइम. पोजीशन के साथ 2 times. 2 टाइम. 2 बार. अब ऊपर जो मैंने थ्योरी पार्ट पढ़ाया था देखो तो, दिस वेव इक्वेशन शुड कंटेन फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव. मतलब टाइम डेरिवेटिव के कितने ऑर्डर तक निकालेंगे? फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर. एंड स्पेस मींस पोजीशन, एंड सेकेंड ऑर्डर स्पेस डेरिवेटिव. नाउ क्लियर हुआ थ्योरी पार्ट? ये आर वी क्लियर? Tell me, then what should you Yes, write? sir. कि time dependent Schrodinger wave equation should contain first order which derivative? Time. And second order टाइम डेरिवेटिव. Space derivative. space derivative. Space derivative. Such equation is known as Schrodinger wave equation. Clear? Yes, sir. Clear है? Yes, sir. ओके, क्लियर है. तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. मतलब तुम्हारा जो मेन पार्ट था स्क्रोडिंगर में समझने वाला वो हो गया खत्म. अब तो गेटिंग द वैल्यू पुटिंग द वैल्यू वाला है. तो देखो तो यहाँ से क्या आया था, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में. तब यहाँ से मैंने के स्क्वायर का वैल्यू निकाला, तो के स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, के स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन ओमेगा. ये माइनस किसका माइनस है, यहाँ जो माइनस की स्क्वायर था इसका माइनस आई है. का. आयोटा. समझ आया ये? और डी स्क्वायर साई बाय डीएक्स स्क्वायर. देखो तो तुमने किस किस चीज का वैल्यू निकाल लिया, के स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, ओमेगा का वैल्यू निकाल लिया. ऊपर ओमेगा का वैल्यू निकाला था टाइम डेरिवेटिव से, निकाला था. Yes, sir. और स्पेस डेरिवेटिव से के स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया. Yes, sir. तो अब देखो तो ये जो इक्वेशन तुमने निकाला था, ये इक्वेशन
याद है एच कॉट ओमेगा इज इक्वल टू एच स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, देखो तो निकाला है। Yes, sir. अब इसमें देखो तो ओमेगा का वैल्यू तुमने निकाला, निकाला है ओमेगा का वैल्यू, Yes. के स्क्वायर का वैल्यू ये- निकाला है, ये निकाला है या नहीं? तो पुट करो, पुट करो। देखो तो ऊपर इक्वेशन क्या था, एच कॉट, सॉरी ये दिख नहीं रहा, ऊपर इक्वेशन क्या था, एच कॉट ओमेगा इज इक्वल्स टू एच कॉट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन व्हाट वाज अपॉन 2m, ठीक है। ओमेगा की जगह पे उसका वैल्यू रखो, तो ओमेगा की जगह पे वैल्यू क्या है, एच कॉट का एच कॉट है, ओमेगा का वैल्यू क्या है, -1 by omega. नहीं नहीं -1 तो नहीं था, आई बाई साई डी साई बाई डी टी, देखो तो ऊपर यही वैल्यू निकाला है ओमेगा का, Yes, sir. डी साई अपॉन डी टी। तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। No, sir. अब एच स्क्वायर एच कॉट स्क्वायर अपॉन 2m, राइट हैंड साइड में देखो तो एच कॉट स्क्वायर अपॉन 2m, इसको तो छूना ही नहीं है हमें, क्योंकि इसका तो कुछ हमें लेन देन ही नहीं है। और के स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला था, मल्टीप्लाई के स्क्वायर का वैल्यू -1 अपॉन साई, -1 अपॉन साई क्या था, डी स्क्वायर साई बाय Dx square. dx एक्स स्क्वायर, यही था। Yes, sir. अब इसको तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस सिंपली लिख दो इसको। सिंपली कैसे लिखोगे, ये साई कट जाएगा, कटेगा, कटेगा या नहीं भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो बच क्या गया, सिर्फ आई एच कॉट। अब तुम बोलोगे सर एच कॉट और एच कॉट स्क्वायर भी काट दो, तो काटने का मैंने काटो, वरना मत काटो। आई एच कॉट इस डी साई अपॉन डी टी D. इज इक्वल्स टू माइनस एच कॉट स्क्वायर माइनस एच कॉट स्क्वायर, नीचे में क्या है 2m, और क्या है डी स्क्वायर साई बाय डी साई बाय Dx square. dx स्क्वायर। क्लियर है? यस जी, क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा, सर बाकी ना। हाँ जी, सर जब हम ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस नहीं आएगा? कहाँ पे? वही पे तो ट्विस्ट है, मैंने जो बोला था ना एक ट्विस्ट बताऊंगा, वही पे ट्विस्ट है। जरा देखो वो ट्विस्ट पे कैसे, नीचे ऊपर साई आया, उस साइड राइट हैंड साइड में माइनस आई था, उस साइड जब हम लेके आए तो वो आई बन गया, वो कैसे आया वो जरा देखो। यही तो ट्विस्ट है, यही तो बोला था मैंने, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, यही पे थोड़ा दिमाग लगाओ कि वो आया कैसे।
थोड़ा सा सोचो, आराम से आ जाएगा ये, बस थोड़ा सा नॉर्मल मैथ्स लगाओ इसमें। ये मत लगाओ कि इसमें कुछ डेरिवेटिव किया या कुछ भी किया, नॉर्मल मैथ्स थोड़ा सा देखो। स्क्रोडिंगर हुए भी क्वेश्चन का ये लास्ट पॉइंट तक क्लियर है सबको, कैसे निकाला है लास्ट इक्वेशन? अगर नो नो है तो नो बोलो जल्दी से। क्लियर सर। बोल ही नहीं रहा तू। अगर नहीं बोलोगे तो मैं ये समझूंगा कि किसी को समझ कि सबको समझ आ गया। अगर कुछ बोलोगे तो ही फिर मैं बता पाऊंगा। एक बार रिपीट करूं या लेट्स मूव फॉरवर्ड? सर आ गया समझ। बाकी सर बस वो आयोटा वाला बता अश्वथ, दो एक बार। Yes, sir. आयोटा वाला थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, बस थोड़ा सा। नहीं हुआ वो तो उसको मैं ऊपर बता ही नीचे दूंगा, बस डिवाइड थोड़ा करो, सा खुद तुम मल्टीप्लाई सोचो। करेंगे। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है उसको। वो कैसे करना है थोड़ा सा सोचो, मैंने बोला है ना। रैशनलाइज टाइप। वो क्या करना है वो तुम्हें सोच, बहुत छोटा सा ट्विस्ट है। तानिया ने बोला रैशनलाइज करना है, किसी को और आइडिया है वो कैसे आया? हम क्या करते पता है, हमें टफ डेरिवेशन समझ आ जाता है, पर हम नॉर्मल नॉर्मल चीजों में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। चलो कोई ना, ये तुम अभी क्लास के एंड तक पता लगाओ ये कैसे। अच्छा, 1 मिनट के लिए मानो कि वो मेरा आ गया, ठीक है? वो आने के बाद यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. ये लास्ट इक्वेशन। अच्छा, अगर वहां तक समझ आ गया तो लिखो दिस इज स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल। ठीक है? अब मैंने बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल को फोर्स लग रहा है तो उसमें और कौन सा एनर्जी ऐड हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी। विल बी एडेड, पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, इसके पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी, वो तो पता ही होगा। तो इस इक्वेशन के पीछे जाके क्या करना है तुम्हें, बस इस इक्वेशन के पीछे जाके यहाँ पे एक v, देखो यहाँ तक देखो, फिर कंफ्यूज हो जाएगा, फिर बोलोगे कि सर ये आया कहाँ से। देखो एनर्जी इज इक्वल टू तभी निकाला था पी स्क्वायर एम, पी स्क्वायर अपन 2m निकाला था, यस सर। निकाला था। और इसमें प्लस क्या ऐड हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। भी। ठीक है? अब फिर देखो तो सेकेंड स्टेप में तुमने क्या किया था, E इज इक्वल टू पी का रिलेशन क्या था एच कॉट के, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच कॉट स्क्वायर अपॉन एच कॉट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन अपॉन व्हाट, 2m। 2m प्लस भी। अब इसमें तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे पास ई का दूसरा भी फॉर्मूला था, एच कॉट ओमेगा इज इक्वल टू एच कॉट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m प्लस बी। ओमेगा का वैल्यू तुमने ऊपर निकाल ही लिया है, के स्क्वायर भी निकाल ही लिया है, तो इसमें डाल दो और लास्ट में बस प्लस भी। तो अब देखो, अब ट्विस्ट कहाँ पे, देखो मैं नॉर्मल मैथमेटिक्स जो बोलता रहता हूँ ना, देखो तो यहाँ पे तुमने क्या किया, सीधा साई साई को काट दिया। पर अगर यहाँ पे एक टर्म और भी है तो तुम क्या साई साई को काट सकते हो? नो सर। नो सर। नो सर। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे देखो तो 1/a मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सर। इंटू बी, 1/a इंटू बी इज इक्वल टू 1/a इंटू सी है। तो मैं सीधा क्या कर सकता हूँ, 1/a को काट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे काटने में। ठीक है? पर अगर 1/a डॉट सी प्लस
डी है, तो अब मैं काट सकता हूं क्या 1/a और 1/a को? नो सर। काट सकता हूं? नहीं नो। काट सकता हूं, तो इसके लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा डी को ए के साथ। और डिवाइड। इसके लिए साई साई को काटना है, तो यहाँ पे भी क्या एक होना चाहिए था? वेरी गुड, एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड, एक डिवाइड वाला तो कट जाएगा, साई 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 कट जाएगा, कौन सा रह जाएगा बस टर्म? मल्टीप्लाई वाला टर्म भी साई, इसलिए यहाँ पे भी साई लिखा है। क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? तक तो सर सिर्फ बी था, यहाँ बी साई कैसे आ गया? ये क्लियर हुआ टर्म अब? यस सर। Yes, देखो sir. यहाँ पे साई है, यहाँ पे साई है, और यहाँ पे साई नहीं था, तो मैं ये साई साई को तो काट नहीं सकता था, तो मैंने क्या किया, एक साई मैंने मल्टीप्लाई में लिखा, साई, ये साई और ये साई कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ बी साई बच जाएगा ना, बी साई। क्लियर? यस सर। ये आर वी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? And now tell me why this Schrodinger wave equation is known as time dependent Schrodinger wave equation? Why? Why this equation is known as time dependent Schrodinger wave equation? सर क्योंकि हमने उसका डेरिवेटिव किया सिंपल सा विद रिस्पेक्ट कंसेप्ट है, टू बिकॉज इक्वेशन में बिकॉज इक्वेशन के लास्ट में हम देख रहे हैं कि टाइम है ही, टाइम कहीं नहीं गया, टाइम है ही हमारी इक्वेशन में। जब टाइम के साथ रिलेट हो रहा है, मैंने मैक्सवेल में भी यही बोला था, जब टाइम के साथ रिलेट हो रहा है तो ऑफ कोर्स वो टाइम पे डिपेंडेंट है। अगर इसी इक्वेशन में कहीं पे भी मुझे टी या डी टी नहीं दिखता, तो हम क्या कह सकते थे, ये टाइम इंडिपेंडेंट है, पर इसमें डी टी दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। सो दिस इज व्हिच टाइप ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन? टाइम डिपेंडेंट। This is time dependent, and hence we have finished our time dependent Schrodinger wave equation. अब एक बार शॉर्ट रिकैप करो। शाई इज इक्वल टू ए ई के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहीं से रिकैप करते जाओ, तो अब नीचे मैं नहीं करूंगा, अब यहीं से रिकैप करते जाते हैं। रिकैप करो तो यहीं से पहले क्या किया, ये इक्वेशन लिख लिया, ये क्लियर है? पॉइंट वाइज बताते जाता हूं, ये क्लियर? क्लियर है तो यस यस कहते जाओ, ऐसे कंजूसी मत करो। सो गए क्या सारे? यस सर। ये मुझे पता नहीं चलता, महक हमेशा माइक तो ऑन करती है, पर बाकी सारे सराउंडिंग का आवाज आता है, पर उसका आवाज नहीं आता। या तो उसका वॉइस है वो कोकिल कंठी अप्सरा जैसा है, जो हमें सुनाई नहीं देगा। ओके चलो, फर्स्ट एक कोई माइक ऑन करके धीरे धीरे पॉइंट बता, एक नहीं, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था वो बताएगा, या हाँ कामाक्षी माइक ऑन करो, और फर्स्ट में हमने क्या किया सबसे पहले? सर हमने सबसे पहले एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो लिखा था, वो था E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो इसको अगर हम मोमेंटम सबसे पहले हमने वेव इक्वेशन लिखा था फ्री पार्टिकल में। क्या था इक्वेशन? AE raised to power I into kx minus omega t। ओके कामाक्षी माइक ऑफ करो। मानस भी सेकंड क्या किया हमने? सर फिर हमने एनर्जी की इक्वेशन लिखी E इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, और उसको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में p स्क्वायर अपॉन 2m लिख दिया।
That is not potential energy. That is momentum. सर मोमेंटम के फॉर्म में p स्क्वायर अपॉन 2m लिख दिया। गुड। देन मृदुल, हमने थर्ड में क्या किया? बोलो मृदुल। आर्यन, यस सर। थर्ड में हमने क्या किया एनर्जी के लिखने के बाद? सर उसके बाद हमने P का हमें पता था P इज इक्वल टू एच कॉट के होता है, तो हमने उसके एनर्जी को P स्क्वायर बाय 2m की जगह एच कॉट के की फॉर्म में लिख दिया था। वेरी गुड। उसके बाद अश्वथ क्या किया हमने? सर फिर जब हमारे पास वो इक्वेशन आ गई, हमने फिर एक और फॉर्मूला जो आपने बताया था हमें कि एनर्जी इज इक्वल टू एच कॉट ओमेगा, हमने उसको भी पुट कर दिया साथ में ई की जगह, तो वो बन गया एच कॉट ओमेगा इज इक्वल टू एच कॉट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m। ओके। उसके बाद हमने बानी क्या किया? सर जो हमारी इक्वेशन है उसको डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फर्स्ट इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन को? फर्स्ट इक्वेशन को। अ, हैरिश, उसके बाद हमने क्या किया? उस फर्स्ट इक्वेशन में से हमने किसका रिजल्ट निकालने के लिए हमने निकाला? हरमनपाल, ओमेगा की वैल्यू निकाला। ओके गुड। उसके बाद सृष्टि, उसके बाद क्या किया हमने? फिर सर हमने वेव इक्वेशन को ना पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो वहां कितनी से बार? फिर 2 बार ही किया। पहली बारी में 2 बार। हमने के स्क्वायर की वैल्यू निकाली, नहीं हाँ, पहली बार में तो ऐसे ही नॉर्मल डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार जब सेकंड डिफरेंशिएट किया है तो उसमें के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया। ओके। तानिया, हमने टाइम के साथ कितनी बार डेरिवेटिव किया था? सर 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। सॉरी सर, टाइम के साथ 1 टाइम और पोजीशन के साथ 2 टाइम्स। ओके। तो हमने उसके बाद क्या किया? उसके बाद लास्ट स्टेप क्या किया? कोई बता सकता है मुझे? सर फर्स्ट इक्वेशन में ओमेगा और के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। ओके, वेरी गुड। और उसके बाद जो आया हमारा इक्वेशन वो लिख दिया। और वो किस केस का था हमारा? व्हाट वाज द केस? फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल के लिए। उसके बाद कोई मुझे बता सकता है कि हमने पार्टिकल सब्जेक्ट टू फोर्स में क्या किया? उधर से हमने पोटेंशियल एनर्जी को भी पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर किया। पोटेंशियल। तो अब मैं एक बार छोटे से बात, पहले हमने क्या किया? वेव इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लिया कि साई एक्स कमा टी इज इक्वल टू ए ई पावर में आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। उसके बाद हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर को हम पी स्क्वायर बाय 2m भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें पता है रिलेशन, उस दिन हमने बहुत अच्छे से बहुत शांत दिमाग से हमने रिलेशन निकाला। क्या रिलेशन निकाला? कि P इज इक्वल टू एच कॉट के। उसको हमने क्या किया? एनर्जी में जाके डाल दिया। हमें एनर्जी का भी पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच कॉट ओमेगा होता है। ठीक है, उसको एक साइड हमने रख दिया। अब हमारा टारगेट क्या था इसमें पूरा में? एक ओमेगा का वैल्यू निकालना और दूसरा के स्क्वायर का वैल्यू निकालना। तो उसके लिए क्या किया? जो हमने वेव इक्वेशन था साई एक्स कमा टी इज इक्वल टू ए ई आई की एक्स माइनस ओमेगा टी, उसको पहले हमने टाइम के साथ डेरिवेटिव किया। कितनी बार डेरिवेटिव किया? एक बार डेरिवेटिव किया। एक बार के डेरिवेटिव में ही हमें निकल गया ओमेगा का वैल्यू। ठीक है, जब एक बार में ही निकल गया तो 2 बार करने की मुझे कोई जरूरत बनी नहीं। अब मैंने क्या किया? अब मैं फिर टाइम के साथ करता तो मुझे तो कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि देखो तो के यक्स था, मतलब उसके साथ टाइम था ही नहीं। तो वो कितना बार भी मैं डेरिवेशन करता टाइम के साथ तो वो तो 0 0 0 0 ही आता। तो मेरे पास एक ही अल्टरनेटिव मेथड था कि मैं उसको पोजीशन के साथ डेरिवेटिव करूं। तो मैंने पोजीशन के साथ फिर उस इक्वेशन को डेरिवेटिव किया। तो पहली बार में तो सिर्फ
के आया, पर हमारा मकसद सिर्फ के लाने का नहीं था, हमारा मकसद क्या था, के स्क्वायर लाने का। तो के स्क्वायर के लिए हमने क्या किया, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया, और जब हमने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया तो के स्क्वायर का वैल्यू भी हमारे पास आ गया। जब हमारे पास ओमेगा और के स्क्वायर का वैल्यू आ गया, हमने क्या किया, एच कॉट ओमेगा इज इक्वल्स टू एच कॉट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m में जाके डाल दिया। जब हमने डाला वो, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वही एक्सप्रेशन था हमारा टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। अब क्या हमें पता चला कि चलो पार्टिकल अभी तक फ्री नेचर का था, उस पर कोई पोटेंशियल एनर्जी एक्ट नहीं कर रहा था, तो ये था। अब क्या आया कि कोई भी पार्टिकल को फोर्स भी है तो उसमें एक और एनर्जी एक्ट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मुझे पता है कि मैं पोटेंशियल एनर्जी को अगर टोटल एनर्जी में ऐड कर दूं, मतलब स्टार्टिंग में जो हमने लिखा था E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो वो तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, प्लस उसमें अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कर दूं तो मेरा तो टेंशन ही खत्म। तो मैंने क्या किया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल V, मैंने ऐड कर दिया, और उसके बाद मैंने फाइनल एक्सप्रेशन फिर लिख दिया। लास्ट में मुझे क्या ट्विस्ट दिखा कि स्टार्टिंग में फ्री पार्टिकल में मैंने सीधा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साई को काट दिया था, पर अब मेरे पास एक अड़चन है, वो अड़चन है मेरा भी। अब मेरे पास भी के पास अगर साई नहीं है, अगर मेरे पास 10 रुपए है ही नहीं घुमाने को, तो मैं घुमाऊंगा क्या? तो पहले मुझे 10 रुपए दो और फिर मुझसे 10 रुपए ले लो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, साई दिया भी और साई काटा भी। तो जब काट दिया, डिवाइड वाला साई काट दिया, तो बचा क्या, मल्टीप्लाई वाला साई। तो जो लास्ट इक्वेशन हमारा आया, उसमें लास्ट में तुम देख सकते हो भी साई क्या क्या है। Clear all about time dependent Schrodinger wave equation? Yes, sir. Now you Yes, are sir. able to attempt a whole 16 marks question which is asked more frequently in your end semester. सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सेक्शन सी का क्वेश्चन यही था, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो मिनिमम 8 से लेके मैक्सिमम 16 मार्क्स तक के क्वेश्चन में सिंगल क्वेश्चन बन सकता है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये ऑलमोस्ट आउट क्वेश्चन है। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एक बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद इसमें कुछ नहीं चाहिए। मैंने बोला था नॉर्मल मैथमेटिक्स है, डेरिवेटिव का भी इजी तरीका दे दिया मैंने। अगर एक्सपोनेंशियल दिखे तो सिर्फ उसके पावर को डेरिवेटिव करो, और जब पावर का डेरिवेटिव हो जाए तो लास्ट में जो है एक्सपोनेंशियल के साथ उसको फिर वही लिख दो, जैसे अभी हमने किया था। तो इस तरह से तुमने डेरिवेटिव भी सीख लिया और टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन करने को भी सीख लिया। अब तुम्हारा टास्क है कि एक तो मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था वो 2-4 टर्म, उसके मतलब क्या होता है वो लिख के मुझे भेज रहा। दूसरा, तुम एक बार टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन करना। तीसरा, अब जब तुमने टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कर लिया, जैसे ही तुमने एक बार कर लिया, तो अब तुम्हारा क्या बच रहा है, सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट, सॉरी हमने अभी टाइम डिपेंडेंट किया, तो अब तुम्हारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट। उसके लिए तुम्हें क्या यूज करना होगा, जो तुम्हारा टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो लास्ट में वैल्यू आया था वही यूज करके तुम्हें फाइनल निकालना है। वो जो मैंने पीडीएफ भेजा उसमें है, एक बार पढ़ के देखना। नहीं समझ आया तो मैं तो करवाने वाला हूँ, अगर समझ आ गया तो वेरी गुड, फिर भी करवाऊंगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी मैं करवा दूंगा। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन खत्म कर चुके होंगे सेक्शन सी के। इस तरह से हम सेक्शन सी के लॉन्ग क्वेश्चन खत्म कर देंगे। वैसे मेन जो आने वाला है वो हमने आज ओवर कर दिया, और ये क्वेश्चन तुम आउट क्वेश्चन समझ के रखो, ये आएगा। सो hence in this way we have completed time dependent Schrodinger wave equation. In our next class we will be moving forward for time independent Schrodinger wave equation, and then we will move forward for short topic. Okay, till then take care, good night. सर वो आएगा, समझ नहीं आया, सर चलेगा? हाँ चलेगा।